हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, और क्लास 10th का एक लेक्चर हमने अपलोड कर दिया था। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस नंबर करने वाले हैं 21 से, और 21 से लेकर और क्वेश्चंस नंबर 24 तक ये फिजिक्स का भाग है। उसके बाद 25 से लेकर और यहाँ पर 27 तक ये केमिस्ट्री का भाग है। उसके बाद 28 से 31 तक ये बायोलॉजी का भाग है, और हम एक एक क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करेंगे। देखते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? प्रश्न 21 कहता है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और दूसरा पूछा है दर्पण से दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, देखो वस्तु एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी भाई वस्तु बोल रखा है, वस्तु बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। और वस्तु उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु बेटा कैसी ली जाती है? ऋणात्मक। वस्तु को कैसे लिखेंगे? यू से। ठीक है। अब चूंकि आवर्धन m बराबर होता है I/O बराबर माइनस के B/U, ये दर्पण के अंदर होता है, जबकि लेंस के अंदर m बराबर I/O बराबर B/U हो जाता है। ठीक है। अब बोल रहा है जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह कैसा बन रहा है? वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। मान लिया जो वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो वस्तु की लंबाई अगर 2 है तो उसका आधा प्रतिबिंब क्या बनेगा? 1। वस्तु की लंबाई 2 है और 2 का आधा क्या बन जाएगा? 1 बराबर माइनस B/U का वैल्यू कितना है? माइनस के 25। U का वैल्यू कितना है? माइनस के 25। माइनस से माइनस कैंसिल, 25 ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएंगे, तो B बराबर 25/2। 2 का भाग देंगे 25 में तो आएगा 12.5, यानी B बराबर निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकेंड स्टेप पूछा है दर्पण की फोकस दूरी, यानी ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब बात करेंगे सेकेंड की। दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है, F निकालनी है। दर्पण का फॉर्मूला है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। 1/B, B का वैल्यू है 12.5 प्लस 1/U, U की वैल्यू है माइनस के 25। 10 घटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 10/125 प्लस और माइनस 1/25। लासा आ जाएगा 125। लासा आ जाएगा 125। तो 125 का 125 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का उड़ा 10 में करेंगे 10 माइनस 25 पंजे 125, 5 बार गया, 5 का 1 मुड़ा करेंगे तो 5, 10 में से 5 गया 5/125। क्लियर? 1/F बराबर, अब हमें निकालना क्या है? F को निकालना है, तो F को पलट दोगे तो 125 कितना हो जाएगा? 5। 125/5। क्यों? क्योंकि जब आप F को पलटोगे तो ये भी संख्या कैसे हो जाएगी? पलट जाएगी। ठीक है। 5 से काट लो, ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी फोकस दूरी कितनी निकलेगी इसकी? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? नोट करेंगे बेटा। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, क्या कह रहा है? अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं।
लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहां फोकस होती हैं? लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। देखो अभिसारी किरणें जा रही हैं, ये क्या जा रही हैं? अभिसारी किरणें जा रही हैं। इन अभिसारी किरणों के बीच में हमने किसको लगा दिया? लेंस को लगा दिया। कौन सा लेंस लगा दिया हमने? अवतल लेंस। ये अभिसारी किरणों के बीच में हमने लगा दिया अवतल लेंस। अब ये किरणें बेटा अभिसारी लेंस लगाने से ये किरणें कहां फोकसित होती हैं? तो ये किरणें अभिसारी लेंस के लगाने से ये किरणें 20 सेंटीमीटर पीछे, लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे मुख्य अक्ष पर फोकसित होती हैं। यानी इस लेंस का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बेटा कितनी दूरी पे बनता है? वह प्रतिबिंब बनता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर लेंस ना होता ये वाला, अगर अवतल लेंस ना होता तो ये किरणें कहां पर फोकसित होती? लेंस लगा दिया इसलिए ये किरणें बेटा 20 सेंटीमीटर पीछे की ओर चली गई। लेंस लगाने से ये किरणें कहां चली गई? 20 सेंटीमीटर पीछे की ओर। और लेंस ना होता तो बेटा ये किरणें कहीं आगे फोकसित होती, ये किरणें बेटा कहीं पर आगे एकत्रित होती। इस तरीके से मैंने मान लिया कि ये किरणें बेटा कहां पर एकत्रित होती? बिंदु O पर। कहां पर एकत्रित होती? बिंदु O पर। तो इस लेंस के लिए ये बेटा प्रतिबिंब बन गया। इस लेंस के लिए ये बेटा वस्तु का काम करना शुरू कर देगा। और इस लेंस की जो फोकस दूरी दे रखी है वह f बराबर दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस की फोकस दूरी बेटा माइनस में, इसका जो प्रतिबिंब है वो b बेटा कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया हमें ये बिंदु O निकालना है। और बिंदु O मैंने बताया इस लेंस के लिए, यानी इस उत्तल लेंस के लिए ये बेटा ये वाली जो किरणें हैं ये प्रतिबिंब बन जाती हैं। और इसके लिए ये वाली जो किरणें हैं ये बेटा किसका काम करना शुरू कर देगी? पहले वाले लेंस की किरणें जहां एकत्रित हो रही हैं वो वस्तु का काम करना शुरू कर देंगी। क्लियर? तो यहां पर यही बिंदु यानी वस्तु को निकालना है, यू को निकालना है लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f माइनस के 30 बराबर 1/b प्लस के 20 माइनस के 1/u। माइनस के 1/u इधर आए क्या? प्लस के 1/u बराबर 1/20। जे माइनस के 1/30 है, दूसरी ओर जाके प्लस के 1/30। लासा आ जाएगा 20 और 30 का लासा 60। 20 दिए 60 प्लस 30 दूनी 60, 2 बार गया 2 का गुणा 1 में 2, 3 और 2 5/60 1/u। 5 से काट लेंगे ये 12 बार कट जाएगा। u का 1 में गुणा करेंगे और u का 1 में गुणा 12 का 1 में गुणा। तो यानी ये किरणें कहां पर? लेंस की अनुपस्थिति में। अगर ये लेंस ना होगा तो इनकी अनुपस्थिति में ये किरणें 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर 12 सेंटीमीटर पर फोकसित होती। 12 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होती? फोकसित होती। बता रहे क्वेश्चन नंबर बेटा 22। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 23। 23वां प्रश्न कह रहा है 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि पहला हमें प्राप्त हो 4 ओम का प्रतिरोध और दूसरा 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। यानी आपको 3 प्रतिरोध दे रखे हैं और इनसे इन्हें इस प्रकार जोड़ो कि पहला 4 ओम का प्रतिरोध बन जाए और दूसरा 1 ओम का प्रतिरोध बन जाए। तो 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3, 3 प्रतिरोध दे रखे 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप तीनों के तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। यानी हमें जोड़ना, हमें आंसर लेकर आना है। एक तो 4 ओम प्रतिरोध बनाना है, कैसे भी जोड़ो, और एक कितना ओम बनाना है? 1 ओम लेकर आना है 3 प्रतिरोधों से। तो श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होगा अगर हम तीनों के तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ें? तो क्या होगा?
तो यहाँ पर R1 R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 का वैल्यू 2, R2 का वैल्यू 3 और R3 का वैल्यू 6, तो 6 और 3 9 और 2 11, यानी तीनों के तीनों प्रतिरोधों को अगर जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो उसका प्रतिरोध कितना आया 11। पर हमें बेटा जो आंसर में लेकर आना है, पहला लेकर आना है 4 ओम और दूसरा लेकर आना है 1 ओम। मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों किस क्रम में नहीं है, श्रेणी क्रम में नहीं है। फिर क्या करें, दो समांतर और एक श्रेणी बनाएं। देखो तो दो समांतर और एक श्रेणी के लिए कैसे बनाएंगे, मान लिया कि जो हमारा यहां पर 6 ओम और 3 ओम, 6 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में, व 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब तो समांतर क्रम में प्रतिरोध बेटा ये कितना हो गया 6 ओम मान लो, ये वाला कितना हो गया, ये हमारा मान ले रहे बेटा कितना है 3 ओम, और ये इन दो एक जोड़ दिया बेटा हमने श्रेणी क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम हो गए और ये हमने किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होगा, समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 की वैल्यू 6 प्लस 1/r2 की वैल्यू 3। क्लियर। अब यहां पर करना क्या है, लासा लेंगे, 1/r बराबर 6 और 3 का लासा आ जाएगा हमारा 6, 6 एकम 6 एक बार गया, 1 का गुणा 6 में करेंगे, 6 एकम 6 एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस 3 दूनी 6 दो बार गया, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, तो 2 और 1 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 1/r बराबर 1/2, तो r का 1 में गुणा कर दो r और 2 का 1 में गुणा कर दो 2, यानी ये दोनों के दोनों जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये टोटल प्रतिरोध कितना बन गया, 1 हो गया और कितना हो गया 2 ओम, ये वाला प्रतिरोध 2 ओम, इससे आगे जुड़ा हुआ है एक 2 ओम। अब ये दोनों के दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। अब ये दोनों के दोनों जब श्रेणी क्रम में है तो r बराबर r1 प्लस r2, 2 प्लस 2 बराबर कितना ओम आ जाएगा 4 ओम। क्लियर। तो यानी पहला आंसर हमने निकाल लिया। पहला स्टेप का आंसर क्या करना है कि आपको 6 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में और 2 ओम को किस में जोड़ देना है, श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। क्लियर। तो ये हमारा पहला आंसर। अब क्या करेंगे, अगर तीनों के सेकंड आंसर क्या लाएं, तीनों के तीनों को अगर हम क्या करें समांतर क्रम में जोड़ दें तो यानी 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r1 की वैल्यू कितना लगाएंगे 2 प्लस 1/r2 की जगह 3 लगाओ प्लस 1/r3 की जगह 6, लासा आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 2 3 6 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 3 दूनी 6 दो बार गया, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस 6 एकम 6 एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 3 2 5 और 1 6/6, अर्थात यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल, तो 1/r बराबर 1/1, r का गुणा 1 में कर दो, 1 का गुणा 1 में करेंगे, ये निकलेगा बेटा आंसर। तो यहाँ पर आपको इस टाइप के सवालों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है, आपको जोड़ना होता है कि तीनों बेटा कहीं श्रेणी क्रम में तो नहीं जुड़े तब आंसर आ रहा हो, या तीनों के तीनों समांतर क्रम में जुड़े हो, या 2 श्रेणी 1 समांतर, या यहाँ पर 1 श्रेणी 2 समांतर। इस तरीके से आप लोगों को बेटा इसे चेक करते रहना है। क्लियर। नोट करेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है घरेलू विद्युत विवरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग को लिखिए। देखो 3 प्रकार के तार होते हैं,
एक होता है विद्युतमय तार जिसे जीवित बोलते हैं, दूसरा होता है भूसंपर्क तार और तीसरा होता है उदासीन तार। विद्युतमय जो तार होता है वह तार लाल रंग का होता है और इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो उच्च वोल्टेज पर धारा प्रवाहित होती है। जबकि जो भूसंपर्क तार होता है, ये भूसंपर्क तार हरे रंग का हो सकता है या हरे और पीले रंग का मिश्रण हो सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा फ्रिज हुआ, कूलर हुआ आपका, या प्रेस हुआ, इनमें आपको 3 तार मिलते हैं। 3 तार में एक तो लाल रंग का तार होगा जो उच्च वोल्टेज पे धारा को प्रवाहित करेगा, जबकि आपको एक काले रंग का तार दिखाई देगा जो धारा को क्या करेगा, वापस ले जाता है। धारा को क्या करेगा, वापस लेकर जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन तार भी बोलते हैं। जबकि भूसंपर्क तार ये तीसरा तार होता है जो पृथ्वी से संपर्क होता है। इसका संपर्क जो धारा को बेटा क्या करेगा, पृथ्वी पे ले जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें हमें आमतौर पर करंट नहीं लगता है। इस तार में क्या होता है, हमें आमतौर पर करंट नहीं लगता है। इसीलिए देखो इसमें पहला क्या है, जीवित विद्युतमय तार। विद्युतमय तार उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाती है। यह आमतौर पर कैसे रंग का है, लाल रंग में होती है। ठीक है। दूसरा भूसंपर्क तार, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। हालांकि इसका जो उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है, जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करते हैं। सामान्यतः यह हरे रंग की होती है या हरे और पीले रंग का मिश्रण होता है। उसके बाद तीसरा है उदासीन तार। उदासीन तार वह तार है जो उपकरणों में धारा वापस ले जाती है। यह आमतौर पर काले या भूरे रंग की होती है। नोट करें क्वेश्चन नंबर 24 को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का ही अथवा क्वेश्चन है फिजिक्स का। अथवा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। देखो सबसे पहले बेटा जो धारावाही जो चालक है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, जो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में जो बहने वाली धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बोले या समानुपाती बोले, यानी आप जो चुंबकीय क्षेत्र है वह धारावाहिक चालक में बहने वाली जो धारा है उसके कैसा होता है, समानुपाती। यानी जितनी आप तेजी से धारा प्रवाहित करोगे चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर। तो पहला पॉइंट लिखेंगे धारावाहिक चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र भी अनुक्रमानुपाती होगा उसमें प्रवाहित धारा के। समीकरण नंबर 1
समीकरण नंबर 1। क्लियर। दूसरा, आप तार में जैसे धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आप तार से थोड़ा सा दूर रहोगे, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, तार के समीप जाओगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा। यानी दूरी कम होने से क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हुआ, और दूरी अधिक होने से चुंबकीय क्षेत्र कैसा हुआ, कम। यानी दूरी कम है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, और अगर दूरी अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र कम। अर्थात इनके बीच में जो संबंध आ रहा है वह व्युत्क्रमानुपाती का, कि एक मात्रा को बढ़ाने से जब दूसरी मात्रा घट रही है या दूसरी बढ़ाने से एक मात्रा घट रही है तो यह संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती का। तो यहां पर दूसरा पॉइंट है धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात B व्युत्क्रमानुपाती 1/r। धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर जब मिलाएंगे तो इस ओर बेटा कौन है, V है, ये चिन्ह समानुपाती का I, और बट्टे में नीचे कौन है, R। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, हमेशा बराबर का चिन्ह आता है। एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के लेकर आए I/R, कांस्टेंट के लेकर आए, कांस्टेंट के आ गया I/R। ठीक है। जहां के एक नेतांक है, और के बराबर होता है μ0/4π न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर। और इसका मान होता है इसका मान होगा 10⁻⁻7, और इसका मान कितना होता है 10⁻⁻7। तो B बराबर हो जाएगा, K की जगह लगाएंगे μ0/4π इंटू में I/R। क्लियर। और इसका मात्रक होगा टेस्ला, या दूसरा मात्रक बेटा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या तीसरा मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर। कोई भी मात्रक आप लिख सकते हो बेटा, टेस्ला लिख सकते हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या एम्पियर प्रति न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहां तो नोट करिए। उसके बाद अगला पार्ट करा इसका, इसके बाद बेटा यहां से हमसे क्वेश्चन और पूछा गया आगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम। तो हेड डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम। तो यहां पर बेटा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से, या दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से बेटा, या दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। कैसे ज्ञात करेंगे? मान लिया दायां हाथ हमारा सीधा हाथ हो गया, ये एक तार है और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। तार में क्या प्रवाहित हो रही? धारा। तो हम इस तार को इस तरह से पकड़ेंगे कि लिपटी हुई उंगलियां होंगी, तार पर लिपटी हुई उंगलियां
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तार पर लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा, ये अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा। धारा की दिशा को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। क्या बताया? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा धारा की दिशा में और तार पर लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे हम अपने दाएं हाथ से तार को इस प्रकार पकड़ें कि तार पर उंगलियां लिपटी हो तथा अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा में हो तो तार पर लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। नोट करेंगे।